Hello friends, welcome back to our YouTube channel Expert Opinion. I am Bhavna from Uttar Pradesh. So guys, today will be learn 30 questions which will help you in upcoming examination. So do not leave today's class. Today's class is very important. So इसको एंड तक आप देखते रहिएगा, एंड तक इसमें बने रहेंगे. तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को. क्वेश्चन है फर्स्ट, एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? आत्मनिर्भर, स्वयं निर्णय क्षमता, एकाकीपन या उपरोक्त सभी. आंसर कीजिए जल्दी से. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और उन 5 सेकंड में आपको आंसर करना है. तो एकल परिवार यानी वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है ऐसे बच्चे रहते हैं, उसे हम एकल परिवार कहते हैं. याद रखिएगा, माता पिता, कौन? माता पिता और अविवाहित जो बच्चे होंगे तो वो होगा एकल परिवार. जहाँ पर माता पिता के साथ में विवाहित बच्चे शामिल रहते हैं वो हो जाता है संयुक्त परिवार. दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है. तो एकल परिवार या एकांकी परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता का गुण पाया जाता है, क्योंकि कम सदस्य होने की वजह से बच्चा अपने काम खुद से करता है, आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंड होता है. स्वयं निर्णय क्षमता रहती है, खुद से निर्णय ले पाता है एकल परिवार में. जबकि संयुक्त परिवार में घर में जितने भी बड़े हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, खुद से निर्णय बच्चा नहीं ले पाता. एकाकीपन भी होता है, क्योंकि कम लोग रहते हैं, कम सदस्य रहते हैं तो अकेले बच्चे रहते हैं, आदत हो जाती है. इसलिए तीनों ही गुण विकसित होने की संभावना रहती है. ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2. देश के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो जब धूम्रपान ज़्यादा था उसको रोकने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए कब कानून पास किया गया, ये आपको बताना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है. ऑप्शन है 8 अक्टूबर 2010, 5 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2008 या 1 दिसंबर 2009. आंसर करेंगे इसका क्या होगा? पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया था 2 अक्टूबर 2008. ऑप्शन थर्ड करेक्ट है. सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है बकाया सबके, तो सी के साथ में हम जाएंगे. अगला क्वेश्चन, वर्ष 2006 में बनाए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत किस आयु से कम की बालिका की शादी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? ऑप्शन है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 19 वर्ष. आंसर करेंगे क्या होगा? यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं. कौन से? एक तो ये बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पास किया गया, तो आंसर होगा 2006 में. दिया है ना, वर्ष 2006 में बनाए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत किस आयु से कम की बालिका की शादी करने पर, यानी कौन सी उम्र है जिससे कम उम्र पर अगर आप शादी करेंगे तो वो दंडनीय अपराध होगा. सब लोग आंसर कर रहे हैं. करेक्ट आंसर है. तो लड़की की आयु क्या थी, बालिका की आयु क्या रखी गई? 18 वर्ष बालिका की आयु रखी गई. ऑप्शन सेकंड करेक्ट है. आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन है, मछली के शरीर का कौन सा अंग उसकी सुरक्षा करता है? कौन सा ऐसा अंग है जो उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है, उसे बचाता है, उसका बचाव करता है. ये आपको बताना है. सल्क, गलफड़ा, पंख या मुंह. आंसर कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा शल्क. मछली जो होती है उसकी बॉडी पर छोटे छोटे शल्क होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे शल्क होते हैं जो उसके शरीर की संपूर्ण सुरक्षा करके उसको क्या करते हैं? पानी में रहती है इसलिए पानी में रहने के योग्य बनाते हैं. कौन? शल्क. उसकी रक्षा करते हैं. पूरे शरीर पर होते हैं छोटे छोटे शल्क और उसे पानी में रहने के योग्य बनाते हैं. कौन? शल्क. तो याद रखिएगा, अगर आपसे अब की बार क्वेश्चन बदल कर पूछ लिया जाए कि मछली को पानी में रहने योग्य कौन बनाता है, तब भी आंसर क्या होगा? शल्क हो जाएगा. याद रखेंगे. अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता?
नहीं लिया जाता, ये याद रखिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में कौन सा पत्थर, घिया पत्थर। घिया पत्थर जब घर की फर्श बनाई जाती है तब इसका उपयोग नहीं किया जाता। कौन सा पत्थर, घिया पत्थर। घिया पत्थर को सैल खड़ी पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। और ये पत्थर कैसे होते हैं, आघात सहन ना कर पाने से शीघ्र खंडित हो जाते हैं। कैसे होते हैं, आघात सहन ना कर पाने से शीघ्र क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। और इनका उपयोग फर्श बनाने में नहीं किया जाता। घिया पत्थर या सैल खड़ी पत्थर याद रखिएगा, क्योंकि अब की बार हो सकता है ऑप्शन में घिया पत्थर ना दिया हो, सैल खड़ी पत्थर दे दिया जाए। तो इसके अलावा कोटा स्टोन, संगमरमर और सैंड स्टोन तीनों प्रकार के पत्थरों का प्रयोग राजस्थान में घर की फर्श बनाने में किया जाता है, जबकि घिया पत्थर या सैल खड़ी पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कड़कनाथ योजना संबंधित है। कड़कनाथ योजना जो है ये किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से, कुक्कुट पालन से, बकरी पालन से या गर्दभ पालन से। कड़कनाथ योजना किससे संबंधित है। आपका टाइम शुरू होता है, आंसर करेंगे जल्दी, क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कुक्कुट पालन से। कड़कनाथ योजना का संबंध किससे है, कुक्कुट पालन से है इसका संबंध। और ये योजना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में चलाई जा रही है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है इस बार पूछ ले जाए कि कड़कनाथ योजना राजस्थान के किस जिले में चलाई जा रही है। तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा जिले में चलाई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा आई स्टार्ट योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। इसका आंसर करेंगे, क्या होगा, आई स्टार्ट योजना। आई स्टार्ट योजना अब प्रेजेंट में राजस्थान के जो सीएम हैं वो अशोक गहलोत हैं। ठीक है, वसुंधरा राजे अब प्रेजेंट में नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब वसुंधरा राजे सीएम थी। तो आपको याद रखना है आई स्टार्ट योजना किसके द्वारा चलाई गई, वसुंधरा राजे के द्वारा चलाई गई। कब, तो 2017 में इसका शुभारंभ हुआ था। अब की बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2017 में चलाई गई वह योजना कौन सी है जो वसुंधरा राजे ने चलाई थी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आपको याद रखना है आई स्टार्ट योजना। ओके, सीएम रही थी वसुंधरा राजे अशोक गहलोत जी से पहले, तो उन्होंने ये योजना चलाई थी 2017 में, ये भी आपको याद रखना है। ये योजना जो है 18 अगस्त 2017 को राजस्थान स्टार्टअप प्लेटफॉर्म आई स्टार्ट योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, ठीक, नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में सम्मिलित है। ऑप्शन है NH-76, NH-79, NH-89 या NH-3। इसका आंसर क्या होगा, ऐसा राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा NH-3। राजमार्ग संख्या 3 कहाँ स्थित है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में सम्मिलित है, स्थित है, जो आगरा मुंबई मार्ग है। कौन सा मार्ग, आगरा मुंबई मार्ग है। और इसकी अगर लंबाई आपसे पूछी जाए तो याद रखिएगा 1161 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 1161 किलोमीटर, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है इस बार आपसे लंबाई पूछ ली जाए। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से दूसरे तरीके से क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ग्राम सभा का गठन होता है। ऑप्शन है पंच, सरपंच और उप सरपंच से मिलकर, पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से, या ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही जनता
समस्त जनता से। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है यहाँ पर। गांव के जो वयस्क होते हैं, वयस्क व्यक्ति जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत होता है, उनका समूह ग्राम सभा कहलाता है। ऐसे लोगों का समूह क्या कहलाता है? ग्राम सभा कहलाता है। यह सभा गांव में विकास की नीतियों का समेकन करती है। ग्राम विकास का राजनीतिक प्रमुख सरपंच और प्रशासनिक प्रमुख ग्राम सचिव होता है। दोनों चीज याद रखेंगे। ग्राम सभा का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? सरपंच होगा। और ग्राम सभा का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? ग्राम सचिव होगा। ये दोनों याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ताराभात की ओढ़नी कौन ओढ़ती है? ताराभात की ओढ़नी होती है, राजस्थान में बहुत ओढ़ी जाती है। इसे कौन ओढ़ता है? राजपूत महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, जाट महिलाएं या बी और सी? आंसर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की कला और संस्कृति से है, तो इसका आंसर करेंगे क्या होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड हैं वो रीड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बकाया अलग जो क्वेश्चंस हैं वो सभी टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। कई बार दूसरे स्टेट के टेट से भी अपने स्टेट के टेट में क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ताराभात की ओढ़नी कौन महिलाएं ओढ़ती हैं? आदिवासी महिलाएं ओढ़ती हैं और जाट महिलाएं ओढ़ती हैं, इसलिए बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही होगा। ताराभात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं व जाट महिलाएं दोनों ही ओढ़ती हैं, इन दोनों के द्वारा पहनी जाती है। इस ओढ़नी पर तारे जैसी आकृतियां बनी होती हैं, याद रखेंगे, इसलिए इसे ताराभात की ओढ़नी कहते हैं। क्वेश्चन 11, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है, आंसर बताना है। वीर सतसई, वंश भास्कर, घुड़सार या सती राशो? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये जो सूर्यमल मिश्रण हैं ये राजस्थान के राज्य कवि हैं, ये याद रखना है आपको। राजस्थान के राज्य कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं सूर्यमल मिश्रण, ठीक। और इनकी रचना है कौन सी? वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रंजाट, बलवद विशाल, छंदमयूख, धातु रूपावली और सती राशो। तो इनकी ये सारी रचनाएं, इसमें घुड़साल की कहीं भी मैंने चर्चा नहीं की है, तो घुड़साल जो है ऑप्शन थर्ड यही गलत हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है आपसे कि कौन सा गलत है, तो गलत पूछा था, गलत आपने बता दिया, तो यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है जहाँ से देश का सर्वाधिक समुद्री व्यापार एवं यातायात किया जाता है? ऑप्शन है कोचीन, मुंबई, जामनगर, कोलकाता। सो गाइज आंसर करेंगे इसका क्या होगा? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, आप सबको पता है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। यहाँ से देश का सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार और यातायात किया जाता है मुंबई बंदरगाह से, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोचीन पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह। कोचीन जो है ये क्या है, ये आपको याद रखना है, पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है कोचीन, ठीक। अगला क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व पोलियो दिवस, और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 5 जून, 30 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 24 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है पोलियो जैसी बीमारी के विषय में लोगों को जागरूक बनाना, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आहरित जीव जैसे फफूंदी तथा कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन नहीं बनाते, वह किस पर निर्भर करते हैं? ये खुद का भोजन खुद से नहीं बनाते तो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मृत एवं क्षयमान पौधों, पशुओं।
घास पर, पशुओं पर या सूक्ष्म जीवाणुओं पर? इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। फफूंदी और बैक्टीरिया ये किस पर डिपेंड करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मृत एवं क्षयमान पौधों पशुओं पर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? घास क्षेत्र पार्क, वनस्पति पार्क, जीवाश्म उद्यान, वन्यजीव उद्यान? आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये लास्ट टाइम है आपके लिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उतना ही आपके लिए बेस्ट है, बेटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है और किस नाम से जाना जाता है? दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर बाड़मेर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, बाड़मेर मार्ग पर स्थित है, मार्ग पर, और आकल गांव में है। कहाँ पर है? आकल गांव में है, जहां 18 करोड़ पुराने 25 काष्ठ जीवाश्म मिले और इस पार्क का नाम आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। ठीक है, क्या है? पार्क का नाम आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये कहाँ पर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये कहाँ है? तो जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर है ये, बाड़मेर मार्ग पर। ठीक, ये आपको याद रखना है। आकल गांव में है, इसलिए इसको किस नाम से और जाना जाता है? आकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 काष्ठ जीवाश्म मिले हैं। कितने वर्ष पुराने? 18 वर्ष पुराने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? कैम्फर, बर्फ, मोम, इथाइल एल्कोहल? इसका आंसर करेंगे क्या होगा। कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कैम्फर में ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना या गैस से पुनः ठोस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जब द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता और ठोस अवस्था से डायरेक्ट किस में बदल जाता है? डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कैम्फर के अतिरिक्त दिए गए बकाया जितने भी विकल्प हैं, इनमें किसी में भी अन्य पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं होता कैम्फर के अलावा, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टार करके रखिए। जीवाश्म ईंधन को आप अगर जलाएंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, पैदा होगी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। जीवाश्म ईंधन से क्या मतलब होता है, इसका क्या मीन्स होता है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम आदि से है, यानी कि ईंधनों में भरपूर मात्रा में कार्बन के यौगिक विद्यमान रहते हैं और इन ईंधनों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन डी के साथ में हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? जल के अंदर, पानी के अंदर जो मछली होती है वो किस कारण की वजह से अपनी गहराई से थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है? ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश के विवर्तन के कारण? आंसर कीजिए इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रकाश के, सॉरी एक सेकंड नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के आवर्तन के कारण। ठीक, प्रकाश के आवर्तन के कारण। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वेग में वृद्धि होती है और इसकी वजह से अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक,
यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण या आवर्तन के कारण होता है। इसी वजह से मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कम गहराई पर प्रतीत होती है, थोड़ा ऊपर उठी हुई नजर आती है। किस वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण या आवर्तन के कारण। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? 1998, 1999, 2002 या 2004? इसका आंसर करेंगे क्या होगा? और ये आपके लिए एग्जाम में आने वाला मॉडल पेपर है। एक तरीके का मॉडल है, क्योंकि एक मॉडल में हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सेम मॉडल रहेगा। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हों, सभी से मिक्स क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 2002। 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, गागरोन जल दुर्ग कहाँ है? गागरोन जल दुर्ग कहाँ है? ऑप्शन है चंबल नदी पर, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, गंभीरी नदी पर या पिछौला झील में? गागरोन जल दुर्ग आंसर होगा करेक्ट इसका ऑप्शन सेकंड, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक, गागरोन का दुर्ग, गागरोन के दुर्ग की बात हो रही है तो झालावाड़ जिले में गागरोन का दुर्ग काली सिंधी व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है, स्थित है। और इस दुर्ग को, ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग संत पीपा और संत मिट्ठे शाह के स्मारकों के लिए विख्यात है। दोनों नाम याद रखेंगे, संत पीपा, ठीक, और संत मिट्ठे शाह, इनके स्मारकों के लिए विख्यात है ये गागरोन जल दुर्ग। कहाँ पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। ये कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में है, याद रखेंगे। ठीक है, डिटेल से भी मैं आपके लिए क्विज में क्वेश्चंस बना सकती हूँ और इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्विज टेस्ट बनाऊंगी, तो उसको आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज कराई जाती है, जिसके माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। एक चीज़ को आप 2 से 3 बार अपने हाथों से, अपने आँखों के आगे होकर निकाल सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट होगी और एग्ज़ाम में आप 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स ला पाएंगे। उसके लिए आपको एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2-2, 3-3 बार अपनी आंखों के सामने से निकालना होगा। ये बेटर तरीका है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, पटना? आंसर कीजिए इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है और वर्ष 1986 में इस केंद्र के द्वारा देश भर में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान भी चलाए गए थे। किसके द्वारा? पर्यावरण शिक्षा केंद्र के द्वारा, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन। ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य होता है, जो पर्यावरण शिक्षा होती है उसका क्या लक्ष्य होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन है पर्यावरण अनुरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण विकास या उपरोक्त सभी? आंसर कीजिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य होता है पर्यावरण अनुरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण का विकास। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपका होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा जो है, जो आप अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व पारिस्थितिकी की जानकारी का विकास, अनुरक्षण और संरक्षण सभी सम्मिलित होते हैं। तो अगली बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन चेंज कर दिया जाए तो आप आंसर सही करके आएंगे। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और पारिस्थितिकी की जानकारी का विकास शामिल होता है। इसके अलावा अनुरक्षण व संरक्षण भी इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है।
ऑप्शन है पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण का अनुरक्षण, पर्यावरण की गुणवत्ता या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? उपरोक्त सभी। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन भी होता है, पर्यावरण अनुरक्षण भी होता है और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना भी होता है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक, इसके अलावा सड़क, रेलवे लाइन, नहर के दोनों ओर बंजर भूमि, इसमें वृक्षारोपण करना, ये भी सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है। नदियों तथा सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र में पेड़ लगाना, ये भी पर्यावरण वानिकी का उद्देश्य होता है। खेतों पर वायु अवरोधक सुरक्षा पट्टियां तैयार करना, घरों में, शहरों में जो घर हैं उनके सामने खुली जगह और सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना, ये सब काम किसके हैं? पर्यावरण वानिकी के काम हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, सही लग रहा है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, ये सही नहीं लग रहा। चार्ट का प्रयोग, यानी चार्ट होगा, ये चार्ट नहीं होगा। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, ये बात भी ठीक नहीं लग रही। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री हैं, ये सामग्री सिर्फ दृश्य हैं, चार्ट और ग्राफ, ठीक है, सिर्फ दृश्य हैं, श्रव्य नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी हैं। ऑप्शन फर्स्ट के साथ में हम जाएंगे। चार्ट और ग्राफ सिर्फ दृश्य सामग्री हैं, चार्ट का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण में किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही बेटर है। नेक्स्ट, इफ्को समिति का गठन किया गया। इफ्को समिति का गठन किस लिए किया गया, ये आपको बताना है। सामाजिक शिक्षा हेतु, सामाजिक वानिकी हेतु, सतत शिक्षा हेतु या निरौपचारिक शिक्षा हेतु। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? इफ्को समिति का गठन किस लिए किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सामाजिक वानिकी हेतु। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, इफ्को समिति का गठन सामाजिक वानिकी के लिए किया गया। हमारे देश में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, यानी इफ्को द्वारा इंडियन फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव समिति का गठन किया गया, यानी इफ्को का गठन किया गया। किसके लिए? सामाजिक वानिकी के लिए। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, या मेड्यूला में, या ऑप्टिक लॉब में। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अग्र मस्तिष्क में। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में अवस्थित होते हैं या स्थित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ में हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क स्थित है। सभी को पता होगा राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क या राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, असम में, उत्तराखंड में या झारखंड में? वेरी इजी क्वेश्चन। राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में ये स्थित है। राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क को 1935 में बनाया गया था और ये पार्क स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ये पार्क जो है उत्तराखंड में कहाँ पर है ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, नैनीताल तथा गढ़वाल जिलों के मध्य में ये स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध वन्य जीवों का अभ्यारण्य भी है राष्ट्रीय कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, अगला क्वेश्चन, सतत शिक्षा के कार्यक्रम अधिक पाठ्य सामग्री, अधिक शिक्षण और अधिक सेवाओं के लिए नहीं है। सतत शिक्षा के कार्यक्रम अधिक पाठ्य सामग्री, अधिक शिक्षण और अधिक सेवाओं के लिए नहीं है, जो औपचारिक शिक्षा, समानता या संबंध स्थापित करने के लक्ष्य को निर्धारित की जाती है। यह कथन है। ये इतनी बड़ी बात किसने कह डाली? ऑप्शन है S.C. भाटिया, R.H. दवे, G.C. चतुर्वेदी या T.K. ओमान। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? तो सतत शिक्षा के कार्यक्रम अधिक पाठ्य सामग्री, अधिक शिक्षण और अधिक सेवाओं के लिए नहीं है, जो औपचारिक शिक्षा, समानता या संबंध स्थापित करने के लक्ष्य को निर्धारित की जाती है। ये बात कही है S.C. भाटिया ने। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर
करेक्ट है। ये एक स्टेटमेंट है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने की, तो कब की थी ये आपको बताना है। 1975 में, 1980 में, 1982 में या 1985 में। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने कब की थी? 1980 में। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तिवारी समिति ने 1980 में अपनी संस्कृति में देश के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता को अपनाया था, स्वीकार किया था। पर्यावरण विज्ञान तो हमें सचेतना, ज्ञान और बोध तीनों ही तरीके की ज्ञान देता है, ये आपको याद रखना है। पर्यावरण विज्ञान तो हमें सचेतना, ज्ञान तथा बोध तक ही सीमित रखती है, लेकिन पर्यावरण शिक्षा इसके अतिरिक्त हमें कौशल, समस्या की समाधान की क्षमता, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास में भी प्रयास करने में अग्रसर करती है। तो दोनों में डिफरेंस है। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति क्यों की गई थी 1980 में? क्योंकि पर्यावरण शिक्षा जो है ये हमें नए नए कौशल सिखाती है, समस्या समाधान की क्षमता हमें देती है, इसके अलावा अभिवृत्ति तथा मूल्यों के विकास में भी सहायक होती है पर्यावरण शिक्षा। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान हमें केवल सचेतना, ज्ञान और बोध तक ही सीमित रखता है, लेकिन पर्यावरण उससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए पर्यावरण को ज़्यादा महत्वता दी गई है। ठीक है, किसने? तिवारी समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में से सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र का विषय नहीं है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भौतिक शास्त्र। सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र, जबकि भौतिक शास्त्र सामाजिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये आपको याद रखना है। भौतिक शास्त्र किससे संबंधित है? विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, साइंस से रिलेटेड है भौतिक शास्त्र, फिजिक्स। ठीक, तो गाइज ये थे 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो के, और आउट ऑफ 30 आपके कितने करेक्ट हुए ये हमें ज़रूर बताएं, आपका स्कोर कितना रहा। अगर आप लेकर आए हैं 25 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आपके 20 चले हैं या 18 प्लस हुए हैं, 20 हो पाए हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेहनत और कीजिए, आपका स्कोर बेटर आ जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें। और एक चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़, यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।